हम समझा रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो हमने बनाया हुआ है और आज का जो वीडियो है उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझाएंगे। और ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मूल सूत्र होता है और उसी सूत्र पर अगर हम मैथ्स को एडजस्ट करते जाएं, समझते जाएं, तो एक ही सूत्र पर सब बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस सूत्र को एक बार समझ लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा उस सूत्र का एप्लीकेशन समझ लेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज का करते हैं, थोड़ा सा हम अलग से समझ लें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, फर्क क्या है। अगर उसको हम समझने जाएंगे तो समझ में आना चाहिए कि देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हमको अगर कोई बोला कि 100 रुपया मूलधन है, 5% अगर साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष के लिए हम करते हैं, साधारण ब्याज थोड़ा सा समझ लेना है, सिर्फ साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष के लिए करते हैं तो बड़ा सिंपल से क्या होता है कि मूलधन 100 रुपया रहेगा। तो 1 वर्ष में एक तरह से अगर देखा जाए, निकाल के अगर सिंपल, हमको मैथ बनाने का जरूरत नहीं, ऐसे सिंपल निकालिए कि 100 रुपये का 5% अगर दर है तो 5 रुपया उसको ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में कितना मिलेगा, सिंपल 10 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब कि उसका अगर मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 रुपया प्लस 10 रुपया मतलब 110 रुपया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम 1 वर्ष का ब्याज निकाले, अब फिर 2 वर्ष का भी ब्याज निकाले, जितना ब्याज आया हम सीधा जोड़ दिए। लेकिन अगर मिश्रधन करेंगे तो ये फर्क हो जाएगा। फर्क क्या होगा, देखिए कि इसमें 2 वर्ष का यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और जो मूलधन बन वो क्या होगा कि अगले साल के लिए, वो दूसरे साल के लिए वो मूलधन हो जाएगा। जैसे कि अगर 100 रुपया का 1 साल में ब्याज हुआ 5 रुपया, तो उसका मिश्रधन 1 साल का कितना हो जाएगा, 105 रुपया। अब ये दूसरे साल के लिए, मतलब अगले साल के लिए ये वाला पर हमको सूद देना पड़ेगा। अर्थात कि जो मूलधन होता है उसका ब्याज 1 साल में जो होता है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होता है मिश्रधन, वो अगले साल के लिए वो मूलधन के रूप में उपयोग होता है और उस पर ब्याज लगता है। मतलब एक तरह से सूद पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज इसमें लगता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। तो ये फर्क था। इस फर्क को समझने के बाद अब अगर हमको क्लियर किया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमको मैथ बनाना है तो बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत कम होता है। सिर्फ इसको फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आना चाहिए और कुछ प्रश्न ऐसे भले होंगे जिसमें कि साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन होगा। तो वो जब हम प्रैक्टिस सेट कराने लगेंगे तो उस समय हम फिर कराएंगे। अभी हम फॉर्मूला को देखते हैं। सामान्यतः जो मूलधन होता है, मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं, पी बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं, CI बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज का ही चैप्टर अगर है तो हम बार बार CI नहीं बोल करके सिर्फ या हम इसको I भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं होगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि I का मतलब इंटरेस्ट होता है, तो उसमें साधारण ब्याज भी हो सकता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। तो अब वो चैप्टर यदि चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा तो हम उसको CI बोलेंगे, नहीं तो सिर्फ I भी बोलेंगे, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज का रहेगा तो I ही होगा। अब देखिए, समय को हम लोग T बोलते हैं, T ही यहाँ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर N प्रयोग करते हैं। N का प्रयोग करने का एक कारण हो जाता है कि कभी कभी वार्षिक के अलावे अर्धवार्षिक होता है, कभी 6 माही यूज होता है। तो अगर हम वार्षिक अगर करते हैं तो T लेते हैं, ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक तो उस या 6 माने जो भी त्रैमासिक अगर होता है तो उन सबों में क्या करते हैं हम लोग, N का ज्यादा प्रयोग करने से अच्छा रहता है। मतलब N मतलब हो गया एक तरह से नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब वहां पर 6 माह का भी हो सकता है, या फिर 1 साल का हो सकता है, या फिर 3 महीने का भी हो सकता है। ब्याज दर तो 8% है। इसके बाद मिश्रधन को हम लोग यहाँ अमाउंट A बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला देखिए बहुत सिंपल है, जो पहले भी हम लोग पढ़े हैं साधारण ब्याज में भी, कि A बराबर मूलधन में जितना CI आएगा वो जोड़ देंगे। अगर अलग अलग हमको CI दिया हुआ है, माने CI और मूलधन अलग अलग दिया हुआ, तो बड़ा सिंपल, मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मूलधन में CI को वहां पर जोड़ देंगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावे हमको अगर CI नहीं दिया हुआ पहले से, तो हम डायरेक्ट A के लिए, A मतलब मिश्रधन के लिए फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, P × 1 + R/100 n। ठीक है, जहां पर P मतलब हो गया मूलधन, R मतलब हो गया दर और N मतलब हो गया समय। तो ये मेन फॉर्मूला यही है। अगर ये निकल जाता है, ज्यादातर हमको मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है
और मिश्रधन जब निकलता है तो अगर हमको फिर CI निकालना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जो मिश्रधन आएगा उस मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। तो अगर पहले से हमको मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन में मूलधन घटाने CI निकलेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे मिश्रधन निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसमें मूलधन घटा देंगे तो हमको CI निकल जाएगा। हो गया। अब इस CI का डायरेक्ट भी हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते, चूंकि A का फॉर्मूला देखिए ऐसा है तो हम यहाँ A का फॉर्मूला ये रख दिए, अब माइनस अगर P कर दिए तो इस प्रकार से हमको यहाँ हो गया। अब इस दोनों में से अगर P कॉमन लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा। देखिए P यहाँ कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 प्लस r/100 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया CI का फॉर्मूला। अगर हमको डायरेक्ट मूलधन दिया हुआ है CI हम ऐसे लगा सकते हैं फॉर्मूला में। फिर अगर P का हमको निकालना है और अगर हमको मिश्रधन दे दिया है या CI दे दिया है तो हम इसको माइनस कर देंगे तो P निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए P का फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, इससे ये वाला देखिए A बराबर कितना है P × 1 प्लस r/100 टू द पावर n, तो इससे P का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा A/1 प्लस r/100 टू द पावर n। इसको घातांक के सूत्र के आधार पर अगर देखेंगे तो थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। इसमें कभी r और n का मान अगर निकालना होता है तो वो थोड़ा सा माने एक प्रकार से जब मैथ बनाते हुए समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके समझ में नहीं आएगा। तो हम इस फॉर्मूला का जितना बेसिक फॉर्मूला है उसको एक बार दिखा दे रहे हैं और इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पर समझा दे रहे हैं एक फॉर्मूला का। जैसे कि यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि देखिए 5,000 रुपया वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले एलिमेंट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है मूलधन, मूलधन मतलब P दिया हुआ है 5,000 रुपया। ठीक है, और दर मतलब R दिया हुआ है 1%। ठीक है, समय मतलब N दिया हुआ है 3 वर्ष। बड़ा सिंपल है, हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना, क्या निकालना हमको मिश्रधन निकालना है, तो A निकालना है। अब अगर A निकालते हैं तो चूंकि A का फॉर्मूला देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है P × 1 प्लस r/100 टू द पावर n, ऐसा लिखा हुआ है। तो P का मान कितना हो गया 5,000 रख दिए, 1 प्लस R का मान कितना हुआ 8/100, n के जगह पर क्या हो गया 3, n के जगह पर 3 हो गया। बस ये मान रख दिए। मान रखने के बाद थोड़ा कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा फॉर्मूला कम है लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि पावर में आ जाता है, आप कहीं 4 पावर 3 पावर आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सिंपली अगर ये कर दें लसा कर दें तो लसा करने के बाद कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा ना, और पावर 3। तो यहाँ पर क्या होगा अब इतना गुने ये 3 बार गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां से काट लेते हैं इसको, 2 0 ऐसे काट लेते हैं और ये 2 बार में काट लेते हैं, 2 से यहाँ पर 54 काट लेते हैं और यहाँ से अब ऊपर तो माने सब कट गया तो 54 108 बटे 100। हालांकि 100 भी कटता है लेकिन ज्यादातर जब भी आप कैलकुलेशन करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि नीचे में यदि 100 का कैलकुलेशन हो, 10 का कैलकुलेशन हो, 1000 का कैलकुलेशन हो, उसको काटिए नहीं। जैसे सामान्यतः क्या करता है कोई कि जैसे यहाँ 100 है तो बोलेगा कि इसको तो काट ही सकते हैं हम, मान लीजिए 54 लिख देंगे और यहाँ पर 50 लिख देंगे, फिर इसको और काट सकते हैं। लेकिन ये काटने से फायदा आपको नहीं होने वाला है। कारण क्या है कि 100 से जब हम किसी चीज का भाग देते हैं तो भाग देने में सिर्फ पॉइंट बैठाना पड़ता है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आ जाता है 5, 25 या कोई दूसरा चीज आ जाता है तो उससे जब भाग देते हैं तो हमको फिर से भाग देने की प्रक्रिया में देना पड़ेगा, जो टाइम किलिंग होता है। और कोई कंपटीशन है या इस तरह का जब बात होता है तो बजाय इसके हम लोग 100 वाला को क्या करते हैं सीधा सीधा गुना कर करके और 0 बैठाने के लिए उसमें 100 नीचे रहता है तो उसके अनुसार से हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं। तो अब इसमें कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा, इसको गुना कर करके और जो आएगा ये आंसर हो जाएगा ये। और जब ए आ गया तो हम इसमें नहीं भी दिया हुआ है, अगर मान लो दिया हुआ रहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो इसके निकालने के लिए बड़ा सिंपल है कि ये जो आया मिश्रधन, इस मिश्रधन में से देखिए क्या करना होता है, ए में से पी घटा देते हैं। जो हमको ये वाला आया है इसमें से हम ये 5000 को घटा देंगे, मतलब अगर सी आई निकालना हो तो जो पी माने ए आया हुआ है इस ए आई में से
पी को अगर घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, सी आई निकल जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर में सिर्फ हमको क्या करना होता है, या तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ता है या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ता है। और दोनों के लिए क्लियर है, कभी कभी हमको मिश्रधन ही दे देगा और मूलधन निकालने के लिए बोलेगा, तो उस परिस्थिति में हम पी का ये जो फॉर्मूला है ये लगा देंगे, ठीक है, या ये फिर लगा देंगे। और इस प्रकार से हम इस चैप्टर में बहुत सरलता से हम चाहेंगे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत छोटा होने वाला था, हमने पहले ही बोला। और हम नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अभी तो हम कॉन्सेप्ट ही चल रहा है मेरा, और जब कॉन्सेप्ट का टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा सारा, जो जैसे हम अंगणित में ब्याज से लेकर के लाभ हानि से लेकर के और जो भी टॉपिक है, सभी टॉपिक्स पर पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर एक प्रैक्टिस से लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन को लेकर के हम उसमें क्वेश्चन को बार बार करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से उसमें एप्लीकेशन फॉर्मूला का होते रहता है, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में इतना।